वालेकुम जी, ताहिर ख़ान एडवोकेट। यंग वकला के मसाइल के लिए जो है हमारे साथ मौजूद हैं राना वकार साहब और सीनियर एडवोकेट हमीदुल्लाह ख़ान साहब। और जो इसमें वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि जो वकला जो हैं उनको जो फील्ड में आकर कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, और जो जो टेस्ट वगैरह हैं जो आजकल लेटेस्ट आ चुके हैं जो पास करने ज़रूरी हैं, उन पे भी राना वकार साहब से पूछेंगे। फिर जो इलेक्शन की रूटीन है जिसमें कहमा कहमी है और यंग लॉयर्स भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें उनको इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो लॉ की जो है तैयारी, लेटेस्ट जजमेंट्स की जो उनको पढ़ना और सारा तैयारी करना अपने फ्यूचर का जो, और उसके अलावा जो हड़ताल है जो इस वक्त चल रही है उसकी भी वीडियो इस बीच में शेयर की जाएगी कि जो तालाबंदी हो चुकी है इस वक्त, आज की जो सूरत हाल है उसमें अदालतों को ताले लग चुके हैं, वकील भी इवन के एंटर नहीं हो सकते। जो राना आसिफ साहब का जो मामला है जिसमें शोकाज का कहते हैं कि सेम डे विद इन 7 डेज़ का टाइम दे के जो शोकाज होता है कंटेम्प्ट में सज़ा दी जाती है, लेकिन सेम डे एक ही दिन में सज़ा सुनाई गई और अपील में भी उन्हें कहा गया कि जी गिरफ़्तार करके लाएं तो फिर अपील सुनी जाएगी। इस मौक़े पे जो सारी बातचीत होगी तो राना वकार साहब से बात स्टार्ट करते हैं। जी शुक्रिया तार भाई, आपने बड़े अहम टॉपिक पे आज मुझे मौका दिया। वैसे तो मेरा अपना चैनल जो लीगल नॉलेज है उसके ऊपर मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ यंग वकला के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो है ना 2018 में एक लेटेस्ट जजमेंट आई है लॉ गैट के ऊपर। गैट स्टैंड फॉर जर्नल असेसमेंट टेस्ट। तो लॉ करने के बाद वकला को, बहुत सारे दोस्तों को जो है ना परेशानी होती है कि ये टेस्ट कैसे पास करना है, ये टेस्ट लेगा कौन और इसका क्या तरीक़ाकार होगा। अभी कल मेरे पास एक बंदा आया, उसने 2020 का लॉ ग्रेजुएट है वो, तो अभी तक उसने इंटीमेशन ही जमा नहीं करवाई थी। तो ये सारा एक प्रोसीजर जो है ये हालांकि पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पे मौजूद भी है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो उसका प्रोसीजर ये है कि HEC ये टेस्ट कंडक्ट करता है और 50% मार्क्स जो हैं इसमें लेना ज़रूरी हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि ये 50% मार्क्स जो हैं इसमें आएंगे तो देन आप एलिजिबल हैं टेस्ट लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, तो मतलब कोर्ट में आप पेश हो सकते हैं। जी जी। अच्छा, मैं आपको अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि अभी कुछ देर में हम वीडियो भी चलाएंगे जो तालाबंदी हुई हुई है और कोर्ट के जो एंट्रेंस बंद की हुई है, सामने रश लगा है, साइलिन और वकला बाहर खड़े हैं, वो भी थोड़ी देर में वीडियो बीच में ही आपको प्ले होती नज़र आएगी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जी कि फील्ड जो है मतलब टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, जो उसके अलावा जो फौजदारी, सिविल और जो गार्डियन फैमिली, रेंट केसेस, कौन सी फील्ड में आते साथ जो है वो यंग लॉयर्स को स्टार्ट लेना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, आया कि सारी फील्ड्स में शुरू में काम करें या एक फ़ील्ड सेलेक्ट कर लें, इस पे दोनों का मैं मौक़िफ़ लेता हूँ। पहले जो सीनियर वकील साहब हैं हमीदुल्लाह ख़ान साहब, इनसे बात करते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बात यह है कि जब कोई फील्ड से में एंटर होता है ग्रेजुएशन करने के बाद, लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद, ये 5 साल में मुख्तलिफ सैकड़ों जो तकरीबन जो एक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आके आदमी जब फील्ड में आता है तो वो देखा जाता है कि ये कौन सी फील्ड अडॉप्ट की जाए। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक नॉलेज है जो हासिल किया होता है, तो वो है सिविल प्रोसीजर कोड और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। ये बेस है इस तमाम लॉ का। बाकी लॉ जो है वो, बाकी जो एक्ट हैं वो तो उसके साथ ही जो केस होता है उसके साथ तैयारी हो जाती है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ये इसके लिए सबसे, मेरे ख्याल में सबसे पहले सिविल कोड से ये स्टार्ट लेना चाहिए। उसके साथ ये तीनों में ये आदमी को ये एक्सपर्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक नॉलेज हासिल करना चाहिए। उसके बाद जो फील्ड जो कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, कौन सी अडॉप्ट करनी है, इसमें आपकी को देखना होगा कि ये आपकी मार्केट किधर है। जो मार्केट में जो लोग हैं वो ख़ुद ही आपको खींच के उस साइड पे ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे ड्रग कोर्ट में ले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ले जाते हैं, या दूसरी जो फील्ड हैं एंटी करप्शन में ले जाते हैं।
तो उसमें फिर क्लाइंटेज आपकी लोगों की बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले जब आके आदमी किसी सीनियर के साथ लाजमी तौर पे अटैच होना पड़ता है, लेकिन वो अटैच होने के साथ ही आपको चाहिए कि सबसे पहले कि आप अपना कोई ना कोई ऑफिस अपना बनाएं। जब आप अपना ऑफिस बनाएंगे तो उसके साथ ये आप फिर ये इसमें ये प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो उसके बाद ये है कि ये जो सियासत है, एक आदमी को अच्छा वकील होना चाहिए। उसके बाद ये नर्सरी है ये लॉ में सियासत के लिए, वो सियासत में जाए। लेकिन सियासतदान जो है वो जब वकालत शुरू करेगा तो वो अच्छा वकील नहीं बन सकेगा। सबसे पहले आप अच्छा वकील बने, फिर उसके साथ सियासत में जाए तो आपके लिए ये बेहतर होगा। जी बिल्कुल ठीक है। जी राना वकार साहब, आप बताएं इसमें अपना जी। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब भी लॉ की फील्ड में कोई नया बंदा आता है तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये लॉ बेसिकली एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। इसमें आपको स्टार्ट में दिन रात मेहनत एक करना पड़ती है। मेहनत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता, जैसे सर ने अभी बताया, कि फिर क्लाइंटेज ही आपको किसी एक तरफ ले जाती है। अब मैंने स्टार्ट किया तो शुरू में मेरे पास सिविल, क्रिमिनल, दूसरे टैक्सेशन वगैरह के तमाम केसेस आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ग्रिप जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गई और एक कंपनी अटैच हुई, दूसरी अटैच हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 6-7 कंपनीज अटैच हो गई। फिर हुआ क्या कि टाइम ही नहीं बंदे के पास होता, फिर उसी फील्ड में बंदा ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है। इसमें मैं पंजाब बार काउंसिल को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि जब भी नया वकील जिसका लाइसेंस ले लेता है तो उसको कम अज़ कम जो है पहले 180 दिन जो है किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ती है, फिर लाइसेंस मिलता है, यानी कि 6 माह। तो 6 माह के अंदर अंदर इंसान अगर अच्छी तरीके से मेहनत करे तो कोई ना कोई उसका खुद ही रास्ता निकल आता है कि वो उस फील्ड पे निकल पड़ता है। तो बाकी सर ने सियासत पे बात की, तो सियासत वाकई पहले आपको एक अच्छा वकील बनना चाहिए। उसके बाद जो है आप बेशक सियासत करें, जो मर्ज़ी करें, आपका राइट है, लेकिन वकालत जो है सबसे पहले है। एक अच्छा वकील जो है यही आपकी पहचान है। जी जी। अच्छा, जो अब आप वो वीडियो बीच में मुलाहिज़ा कर लें जो तालाबंदी हुई है और हड़ताल के सबब जो है वो बंद किया गया है सिविल कोर्ट, तो वो आप वीडियो देख लें और वापस आते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, इस वक्त हम खड़े हैं लोहे माल के ऊपर और ऐवान दल का गेट बिल्कुल सामने है और ये सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे अभी लोग कम हैं और आस्ता आस्ता ये तादाद बढ़ती जाएगी। वकील साहिबान भी बाहर खड़े हैं, उनकी भी एंट्री बंद है और साइलिन जो हैं वो भी बाहर खड़े हैं। तो ये इसको जल्द अज जल्द मामले को सुलझाना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिलता रहे और वकला का भी रोज़गार चलता रहे। और कोई खुशी से ये काम नहीं करता, लेकिन जो है वो बात मजबूरी हो जाती है और आपस में ग्रीवेंसेस बढ़ जाती हैं, जिसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अब ये मेन रोड है और सुबह का टाइम है और ये हाँ जी, अब आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली है, क्या सूरत हाल है। वकील भी बाहर खड़े हैं सारे और साइलिन भी खड़े हैं। लोग जो है रिलीफ़ लेने कोर्ट में आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिलीफ़ मिलने के बजाय आगे ताले लगे मिलते हैं। लेकिन इसमें जो रवैया जो है सिर्फ वकला का नहीं है, उसमें जो वजह है दोनों तरफ से वजह होती है। जैसा देखें आप कंटेम्प्ट में जो शोकास दे के अगर 7 डेज़ का टाइम दिया जाता तो वैसे ही मामला सुलझ जाता और ये सज़ा की तरफ मामला ना जाता। और मैटर क्या था, सिर्फ आपने जो है गाउन नहीं पहना, गाउन के ऊपर ये शुरू हुआ, गाउन पहन भी लिया गया, उसके बाद क्रॉस टॉक हुई। सिर्फ वकील की तरफ से मसला नहीं है, दोनों तरफ से मसला होता है। और जो है उसके बाद जब अप्लाई किया गया, जो अपील की गई, उसमें कहा गया गिरफ़्तार होके आए। हालांकि वो जो बाकी और कई केसेस हैं, ऐसा के रिपोर्टेड केसेस हैं जिसमें जो उनको सज़ा हुई और पेश होकर ऊपर से उन्होंने बेल करा ली। कंटेम्प्ट में ऐसा हुआ। और ये अगर 7 डेज़ का टाइम दिया जाता, कंटेम्प्ट में हमेशा थोड़ा टाइम दिया जाता है, सेम डे इतनी अर्जेंसी, इसका मतलब जो है वो मौका ही नहीं मिला, दोनों तरफ से गुस्सा नज़र आया।
और फिर सुलझने का मौका मिला जब आया, अपील में आया मैटर, उस वक्त सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन उसको भी लिंगर ऑन किया गया। और फिर जब वो उनके घर पे रेड किया गया राना आसिफ साहब के, सुनने में आ रहा है, अब पता नहीं इसमें किस हद तक सच्चाई है, उसके बाद ये मैटर जो है 2 दिन से बहुत ज़्यादा जो है इसमें गर्मा गर्मी आ गई और अब ताले लग गए। और ये नो डाउट ये दोनों के लिए, बार एंड बेंच दोनों के लिए ये उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ जाती है, साइलिन के लिए भी। तो हमें इससे जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और यंग लॉयर्स जो हैं आया कि उनको इसमें आके हड़ताल में शामिल होके और आगे जाके ये सब कुछ बंद करना चाहिए, और या जो है इसमें से अवॉइड करना चाहिए। इस पे बात करते हैं। राना वकार साहब, आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा ताहिर भाई, मेरा मौक़िफ़ जो है थोड़ा सा आपसे मुख्तलिफ है इसमें। एक तो ये कि जो वकला हैं ये किसी के साथ ज़्यादती तो करते नहीं हैं, इनको जो अपना राइट लेना है इसके लिए मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि अदालतें खुलेंगी तो हमारा काम चलना है, ठीक है। तो हम अगर ये काम करते हैं, अदालतों की तालाबंदी करना पड़ती है, तो ये एक बहुत कह लें कि मजबूरी के आलम में हम करते हैं, वरना किसी का दिल नहीं करता कि अदालतें बंद हों, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की राना आसिफ साहब की, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, इस मामले में मुझे जो है ना ये जजेस साहबान की तरफ से ये नज़र आया कि कुछ ज़ाती अनाज ऐसे हो। इसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने किसी भी बंदे को सज़ा देनी है, उसको पहले आप शोकास करेंगे, फिर उसको टाइम दिया जाएगा एक 7 डेज़ का, उसके बाद उसको सुना जाएगा, मुकम्मल ट्रायल होगा उसका, फिर सज़ा जज़ा का फ़ैसला होगा ना। एक जज के ऊपर तो ये लाजम है कि वो तो बड़े ठंडे दिमाग से, बग़ैर गुस्सा किए, वो दोनों बातों को, दोनों तरफ से बातों को तहम्मुल से सुने, उसके बाद डिसाइड करे। हाँ, उसकी तो ड्यूटी यही है। ड्यूटी ये है। इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैं एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि वो एक दफ़ा दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो उसने, दुश्मन ने जो नीचे लेटा हुआ था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन पर गिरफ्त हासिल की हुई थी, तो उन्होंने अपना जो थूक था ना वो गिरा दिया ऊपर, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको छोड़ दिया। तो पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो उनके ऊपर गिरफ्त फरमा चुके थे। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब तो ये मेरी ज़ाती लड़ाई हो जाती, यानी कि मुझे गुस्सा आ जाता। तो इसलिए एक जज को चाहिए कि आपकी ज़ाती तो लड़ाई है नहीं किसी के साथ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई भी थी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप समझते हैं हो गई है, आप उनको नोटिस करें, एक टाइम पीरियड दें। ये तो कोई बात नहीं ना कि आज ही आपने नोटिस किया, आज ही आपने कहा जी आपने कोर्ट से जाना नहीं है, उधर ही आपने सज़ा सुना दी। और फिर अपील में आप देखें, आपको याद होगा ताहिर भाई, पिछले साल मंडी बहाउद्दीन का एक वाक़या हुआ था, उसमें हमारे जो सेशन जज साहब थे उन्होंने सज़ा सुनाई थी डिप्टी कमिश्नर साहब को। तो वो नेक्स्ट डे आए, उन्होंने गिरफ़्तारी नहीं दी और उन्होंने हाई कोर्ट में आके अपील दायर की और उनको फ़ौरन रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो अगर वो अपील में भी गए हैं तो इनकी अपील यहाँ पे एडमिट हो जानी चाहिए थी। बहरहाल ये कोर्ट का मामला है, तो कम से कम सुनी तो जाती ना, उन्हें ऑब्जेक्शन लगा के अपील को, और वहाँ पे जो सपुर्द कर दिया गया जो टेबल के वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा के उसे कोर्ट में पेश किया जाता, सुना जाता, उस पर कोई डिसीजन होता, मतलब सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया, उसे ऑब्जेक्शन लगा के ही वो उसे एंटर नहीं होने दिया। जी, क्योंकि हमने अदालतों से ही सीखना है, हम जूनियर्स हैं, हम अदालतों से ही सीखते हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। तो इस मामले को ये बार और बेंच को मिलके बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए था। आज का मेरा ख्याल है तो 1 महीने से ऊपर गुजर गया अब तो बहरहाल हम दुआगो हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे जजेस साहबान और सीनियर वकला साहबान इस मामले को अच्छे तरीके से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, आप जी सर, अब आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? सूरत-ए-हाल ये है कि अगर कंटेम्प्ट हो भी गई है, अगर वकला साहब से, वकील साहब से या आम किसी और शख्स से कंटेम्प्ट हो भी गई है, तो इसमें यह है कि फौजदारी तो ये केस नहीं है। अगर एफआईआर है या कंटेम्प्ट है तो ये कंप्लेंट केस है, ये 3-4 किस्म के केसेस होते हैं। तो ये जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, जिसे इश्तिहारी आम ज़ुबान में
कहते हैं, उसको तो जो आम पुलिस के अलावा आम सिविल जो आदमी है वो भी अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट क्या होता है? किसी को टच कर लिया जाए, यू आर अंडर अरेस्ट, तो आदमी अरेस्ट समझा जाता है। तो एक आदमी खुद को सरेंडर अगर कर देता है किसी कोर्ट के सामने, तो दैट इज़ सफिशेंट। तो उसके बाद प्रोसीडिंग हो, तो ताकि ये एक छोटा सा मसला है, ये गाँव का मसला आ गया है, तो ये हज़ारों लोगों की रोज़ी का मसला है। आप ये अंदाज़ा करें कि लाहौर में ही अगर एक अदालत बंद हो जाए, एक सिविल अदालत बंद हो जाए, तो उसमें 8-10 आदमी हैं, तो 200-300 केसेस हैं वो अफेक्ट करते हैं। और वो जो इनकी तनख्वाहें हैं, जो वो उनको तो तनख्वाह मिल रही है, जजेस को भी मिल रही है, जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनको भी मिल जाती है। तो नुकसान किनका है? नुकसान ये है कि वो वकला जो डिपेंड करते हैं मियरली ऑन प्रैक्टिस, तो उनका ये नुकसान है। और एक आदमी है वो पेश होता है अदालत में, उसके बाद उसका 2 माह के बाद 3 माह के बाद केस आता है, तो उसके बाद फिर वो केस एक किस्म का कच्चा केस जिसे कहते हैं, वो फिर शुरू में चला जाता है। इसके बाद ये आप अंदाज़ा कराएं कि करोड़ों रुपयों का ये नुकसान एक दिन में होता है। तो ये मामूली बात तो नहीं है ये स्ट्राइक जो है, और इस पर कोई गौर नहीं किया जाता है, क्योंकि तनख्वाह तो मिल रही है लोगों को। नुकसान जो है वो तो लेबर क्लास को है, नीचे लोगों को है, ट्रेजरी को है, गवर्नमेंट को है, पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान के हालात तो आपके सामने हैं कि पाकिस्तान किन हालात में गुजर रहा है, कहाँ कहाँ से अमदाद आ रही है, किस तरह अमदाद ली जाती है, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है अमदाद लेने में। ये तमाम चीज़ों को ये जो ख्याल करना चाहिए कि क्या किस तरह सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, बस मैं इसमें ये दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह ये मसला जल्द से जल्द हल हो और तमाम काम जो हैं पहले की तरह माशाल्लाह स्मूथ तरीके से चलें। जी ताहिर भाई। हाँ जी, इस टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं कि जी फील्ड कौन सी होनी चाहिए जो यंग लॉयर्स के लिए, इसकी तरफ दोबारा आते हैं। लेकिन जो है राना वकार साहब से थोड़ी डिटेल पूछते हैं कि जो टेस्ट हैं ये गेट वगैरह, इसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज दें कि क्या है ये। जी, इसमें ताहिर भाई अगर स्टार्ट से देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी सख्ती ये हुई है कि जब आपने लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी एक टेस्ट रख दिया गया है। उसको बोलते हैं लॉ असेसमेंट टेस्ट, इसको लैट बोलते हैं। तो वो टेस्ट पास करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं LLB में एडमिशन लेने के लिए। और उसका टेन्योर जो है वो 2 साल है। एक दफ़ा अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर 2 साल का अरसा गुजर गया तो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपने लॉ की डिग्री मुकम्मल की तो लॉ गेट आएगा। लॉ गेट क्लियर करने के बाद फिर आपको जो है वो लाइसेंस इशू किया जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब आपका डिग्री क्लियर हो जाती है, आपकी रिज़ल्ट आ जाता है पार्ट 3 का, तो उसके बाद आपने पंजाब बार काउंसिल को इंटीमेशन जमा करवानी होती है। जिस दिन आपने इंटीमेशन जमा करवानी है उस दिन से ये स्टार्ट होगा कि आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। अगर आप इंटीमेशन जमा नहीं करवाते तो आपके दिन काउंट नहीं होंगे। 180 दिन जो 6 माह का अरसा है वो काउंट नहीं होगा। मतलब लाहौर बार से या किसी भी बार में आपने वहाँ पे एंट्री करवानी है? जी जी, नहीं, पंजाब बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल में, पंजाब बार काउंसिल एक बॉडी है। हाँ, एक और चीज़ है जी जी कि लाहौर बार की मेंबरशिप लेंगे तो आपका प्रैक्टिस टेन्योर स्टार्ट होगा। जैसा कहते हैं कि जी 2 ईयर के बाद जो है वो आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, या जो आप एलिजिबल होते हैं सिविल जज का एग्ज़ाम देना है, या अपने जो एडिशनल सेशन जज का या ADPP का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी बार की मेंबरशिप भी ज़रूरी हो। उस बार की मेंबरशिप की डेट से आपका असर टेन्योर काउंट होना है, ना कि पंजाब बार काउंसिल में सिर्फ आप वहाँ से मेंबरशिप ले लें, इंटीमेशन भेज दें, वहाँ से लाइसेंस मिलेगा नो डाउट, पहले वहाँ से पंजाब बार काउंसिल से, उसके बाद आप फिर लाहौर बार या कहीं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस बार का आप मेंबरशिप लेंगे, वहाँ से आपका टेन्योर स्टार्ट हुआ। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो है वो वकाल यहाँ से लाइसेंस लिया, उसके बाद कोई ना कोई जॉब कर लेते हैं
और वो सोचते हैं जैसा बैंक में जॉब कर ली, जैसा मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बैंक में जॉब कर ली, मैज़ान बैंक में। अब वो पंजाब बार कौंसिल से उन्होंने लिया हुआ लाइसेंस वगैरह हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन उन्होंने लाहौर बार से मेंबरशिप नहीं ली क्योंकि लाहौर में वो थे लेकिन जॉब कर रहे थे मैज़ान बैंक में। उनका ख्याल ये था कि जी मैं साथ साथ ये प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो मेरा टेन्योर भी पूरा हो रहा है, वो तैयारी भी कर रहे थे। उनका 2 साल बाद मैं जुडिशल एग्ज़ाम दे दूँगा और जज के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। तो वो जब उन्होंने वहाँ पे जाके जब वो टाइम आया और सीटें अनाउंस हुई सिविल जज की, तो वहाँ पे उन्हें जाके किसी ने बताया, बल्कि उन्हें जब अप्लाई किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने लाहौर बार की मेंबरशिप नहीं ली, 2 साल उनके ज़ाया हो गए। मतलब जब फिर उन्होंने मेंबरशिप कराई उसके बाद से उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ। हाँ जी, बताएं आप इसमें क्या। जी बिल्कुल ताहिर भाई, आपने बड़ी डिटेल से ये बात बताई। असल में हमारे यहाँ बस बदकिस्मती से नए आने वाले वकला को ये बातें नहीं बताई जाती। एक बंदा लॉ कर लेता है, वो समझता है कि मैंने ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पूरे हो गए, अब मेरा टाइम शुरू है। लेकिन जैसे आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि इसके लिए प्रॉपर फॉरम पे जाना, लाइसेंस लेना, आगे बार में मेंबरशिप करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी कोशिश भी यही है कि हम इस पे फर्दर भी जो कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट वगैरह आती रहेगी, तो कोर्ट का कोई ऑर्डर आएगा या पंजाब बार काउंसिल को चेंजिंग करेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू अपने यंग वकला भाइयों को ये गाइड करते रहें ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो, उनको जो मुश्किलात हैं वो जो है उसका अजाला हो सके। अच्छा, एक दफ़ा फिर अपने ऑडियंस के लिए बता दें अपने चैनल का नेम, ताकि वो आपको सब्सक्राइब कर सकें और वहाँ से वीडियोस से वो नॉलेज हासिल कर सकें। जी जी शुक्रिया। मेरा चैनल है लीगल नॉलेज, ठीक है। लीगल नॉलेज पे आप जाके इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो आप जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो हमारे जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। जैसे स्टार्ट में हम एफआईआर के ऊपर बात की थी हमने, एफआईआर क्या होती है, कैसे करवा सकते हैं। ऐसे इसके बाद फिर एफआईआर जब हो जाती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीक़ाकार है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वीडियोज़ हैं। फिर उसके बाद चलान क्या होता है, चलान कैसे जमा होता है, इसको 173 की जो रिपोर्ट कहते हैं उसका क्या मकसद है। तो ये एक तरतीब के साथ जो है ना हमने चीज़ें बनाई हुई। ट्रायल क्या है, जिरा क्या होती है, ठीक है। तो ये तमाम वीडियो जो है ना हमने एक सीक्वेंस के साथ बनाई हुई हैं। उसके बाद बिज़नेस की तरफ अगर आप आ जाएं तो एनटीएन का बहुत बड़ा इशू होता है कि एनटीएन कैसे बनाया जाए, इसका लेने का क्या तरीक़ाकार है, इसके बेनिफिट क्या हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स क्या चीज़ होती है, सेल्स टैक्स के हवाले से वीडियोस अपलोड हैं हमारी। उसके बाद हमने एक नया आजकल ऐड हुआ है PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वीवॉक के ज़रिए आप कस्टम के ऑफिस के चक्कर लगाते थे, फिर आपको लाइसेंस मिलता था। अब आप घर बैठे लैपटॉप पे पाकिस्तान सिंगल विंडो से अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने अपने चैनल पे सीक्वेंस के साथ वीडियोस लगाई हुई हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट भी जो वीडियो आए अहम टॉपिक पे आए वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। जी ताहिर भाई। जी जी हाँ जी, इसमें अब मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि जो फील्ड है यंग लॉयर के लिए वो उसे आते साथ सेलेक्ट करनी चाहिए, आया कि वो सिविल में जाए, फौजदारी फील्ड में जाए, या जो टैक्स का करे, या कंपनी लॉ का करे, या जो ड्रग जो एक्ट है उससे रिलेटेड जो है वो ड्रग कोड की केसेस करे, या जो है वो सर्विस मैटर, लेबर लॉज, और जो है वो गार्डियन, रेंट, मतलब बहुत वसी जो है समंदर है पूरा जो ये वकालत जो है। अब जो है मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे सीनियर जो हैं वो मतलब सिविल फौजदारी, और मेरे वाले साहब भी ये सिविल फौजदारी ये केसेस ज़्यादा करते थे, फैमिली, गार्डियन। मैंने यहीं से स्टार्ट किया और मैंने ये सीखा, कई साल मैंने सीखा ये। और लेकिन जो है मैं कोई भी केस आ जाए छोटा मोटा वो पकड़ लेते थे। शुरू में आपका ये होना चाहिए, अब तो खैर 12-14 साल हो गए, लेकिन जो है शुरू में जो है 2-4 साल 5 साल आपको कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि कोई केस आता है तो उसको आप पढ़ के जजमेंट, लेटेस्ट लॉ देख के, जो पाकिस्तान लॉ साइड है वहाँ से उससे रिलेटेड जजमेंट आप निकालें। यहाँ पे जो सिविल कोर्ट में लाइब्रेरी में, ज़िला कचहरी में लाइब्रेरी में, हाई कोर्ट में लाइब्रेरी में वो मिले हुए हैं
उनके पास है आईडीज़ हैं उनके पास, वहाँ से आप साइन इन होके पाकिस्तान लॉ साइट पे जाके लेटेस्ट जजमेंट्स आप देख सकते हैं। उससे आप वो जो भी आपके पास केस आता है वो जजमेंट निकालें, उसके मुतालिक पढ़ें कि क्या इसके ऊपर डिसीजन आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो उसके आप केस के ऊपर जो है आप आर्गू कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं उस पर। अगर आप विन कर लेते हैं वो केस तो उससे आपको रेफ़र होने हैं कई केसेस। जैसा मेरे पास एक केस आ गया, शुरू में जाहिर सी बात है थोड़ी सी तंगी होती है वकालत में, आपको साथ साथ और सेटअप भी चलाने होते हैं। जैसा मैं पढ़ाता था स्टैटिस्टिक्स की, मैं क्लासेस लेता था, जो एक एकेडमी थी, तो वहाँ से थोड़े बहुत एक्सपेंसेस चलते थे। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था मेरा, और जो पीआर बनाने का भी आपको बता रहा हूँ कि आप जगह जगह से पीआर शुरू में कलेक्ट करते हैं, आपके जो क्लाइंट्स इसी तरह से बनने हैं। कोई केस एक नया आया है वो आपको रेफ़र करता है, वो उसको आगे से किसी और को रेफ़र करता है। और फिर उसके अलावा आप जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं शाम को, कहीं पे कॉलेज में पढ़ाते हैं, एकेडमी में पढ़ाते हैं, या कहीं और आप जाते हैं, उससे भी कोई गैदरिंग है दोस्तों की, कहीं पे इवनिंग में बैठते हैं, वहाँ से आप अपनी जो क्लाइंटेज इकट्ठी कर सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं। क्योंकि वकील का काम सिर्फ लिंक से है। एक तो देखें ना, प्राइवेट वकालत आप कर सकते हैं, या आपने सरकारी जॉब करनी है, उसमें सरकारी जॉब में आप एडीपीपी बन सकते हैं, या कोई और लीगल एडवाइजरियाँ ले सकते हैं, या जुडिशल साइड पे जा सकते हैं, सिविल जज वगैरह बन सकते हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से एक दिन जिक्र किया कि सर मेरा एक केस है, वो इधर MCL का कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय था। उसने कहा मुझे 3 साल हो गए हैं, कंफर्म नहीं किया जा रहा, रेगुलर नहीं किया जा रहा। अब वो 485 एम्प्लॉयज़ थे टोटल, उसमें से वो एक था, और जो उसने आगे मेरे से मशवरा किया, जी जी, अच्छा 485 लोग थे, उसमें से वो एक था। उसने मेरे से मशवरा किया, और मैं आज से पहले मतलब ये आज से कई साल पहले की बात है, लेकिन उस दिन से मैंने पहले कभी कोई केस सर्विस का या लेबर का नहीं किया था। मैंने उससे कहा यार दिखाएं आप जो क्या सूरत हाल है, सारा मैंने उसके डॉक्यूमेंट लिए, उसका टेन्योर देखा, मैंने वर्किंग की, जजमेंट्स देखी जाके, तो वो उसमें था कि जी जिसको 9 माह हो गए हैं उसका राइट बन जाता है रेगुलर होने के लिए, उसको 3 साल हो चुके थे। तो मैंने जो है वो उसका केस फाइट किया, और वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन की थी, और वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो उसका वो रेगुलर हो गया। जब वो कंफर्म हुआ तो उसके पीछे इतने लोग आए कि जी वो मेरी फील्ड ही मतलब डाइवर्ट हो गई। अब मैं सारे केसेस वो भी करता हूँ, फौजदारी, सिविल, गार्डियन, रेंट, फैमिली, जो सारे केसेस जो मेंटेनेंस के केसेस, लेकिन साथ साथ मेरी फील्ड ऐड हो गई सर्विस और लेबर लॉ में। मुझे काफ़ी केसेस मिले, और बहुत से महकमों केसेस मिले, MCL के, वासा के, रेलवे के, नेस्पाक के, ऐसा और बहुत सी फील्ड है। तो इस तरह से फिर वो जो है इसमें मशहूरी होने की वजह से वो एक बंदे का काम हुआ, उसने अगले को बताया, उसने अगले को बताया, और मेरी आप चैनल पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट होते रहे केसेस, लाहौर जो चैनल है उसके ऊपर, और City 42 के ऊपर, दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी, और न्यूज़पेपर में भी जगह जगह मेरे जो है वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती रही है, जो अहम केसेस, जो नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं, तो उसमें फिर वो, और इसमें जो है वो आपको देखना चाहिए कि जो सही साइड पे है बंदा, जो क्लाइंट जो है बिल्कुल सही साइड पे है, जो राइट के लिए है, उसके लिए आप फाइट करें तो आप जो इस पे ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलती है, और आपको रिटर्न ज़्यादा आता है। मतलब ये स्वाब का काम है, किसी की तनख्वाह बहाल हो जाए, किसी कोई रेगुलर हो जाए जो जॉब में, उसका सर्कल एक बंदा कमाने वाला है हमारे यहाँ पे जो सेटअप है, और पीछे कई खाने वाले हैं। तो वो एक बंदे को आप रिलीफ लेके देते हैं, तो उसके बीवी बच्चे सारे जो अब भी, आज भी, इतने साल बाद भी, कल परसों जो व्हाट्सएप पे एक मेरा जो क्लाइंट है वो रेगुलर हो चुका है कई साल पहले, तो वो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी वीडियो देख के उसने कहा कि सर हम आपको बड़ा गौर से सुनते हैं, और आप जो है वो, अब मैं खुद से क्या तारीफ़ करूं वो बड़े उसने तारीफ़ी कलमात दोहराए कि जी आपकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने हाँ बताया जी कि रोज़गार कंफर्म हो गया, मेरे बच्चे जो है वो कंफर्म रोज़ी, पहले पता नहीं होता, आते जाते किक आउट कर देते हैं। जो अफसरान हैं उनका भी रवैया बाज़ औक़ात फ़िरौन की तरह हो जाता है। वो कहते हैं जी आप जो है वो गुजरते हुए ज़रा सा यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा है, तो उसको विदाउट शोकॉज नोटिस कोई इंक्वायरी, कहते हैं जी सुबह से आपने नहीं आना। तो ये रवैया भी थोड़ा, ये कोर्स ही हैं, वकील ही हैं जो फिर आगे आपका केस लेके चलते हैं, आपकी टेंशन अपने सर पे ले लेते हैं। तो ये बड़ा जो अहम पेशा है, जिस डॉक्टर है या वकील है, तो इसको हमें बड़ा भरपूर मेहनत से और लेटेस्ट लॉ, लेटेस्ट जजमेंट्स को पढ़ के उसके मुताबिक लेके चलना चाहिए। क्योंकि आपकी एक गलती जो है छोटी सी,
वो उसके लिए डॉक्टर हो या वकील हो, वो क्लाइंट के लिए, पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। जिस तरह ट्रायल कोर्ट में अगर कोई छोटी मोटी कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हुए, कोई अहम चीज़ें बीच में नहीं आई एविडेंस में, और ट्रायल चलता, वो बेशक ऊपर आप बहुत बड़ा वकील को एतजाज़ हसन कर लें या एसएम ज़फ़र कर लें, तो वो आपको रिलीफ नहीं दिलवा सकता अगर आपका ट्रायल कोर्ट में केस ख़राब हो चुका है। तो जो क्लाइंट हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो उस फील्ड से रिलेटेड वकील जो है उसको आप अप्रोच करें, और कोई जो बेहतर वकील जो थोड़ा इसके ऊपर उसका एक्सपीरियंस हो, ताकि आपका केस जो है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि नीचे जो ख़राबी पैदा हो गई वो ऊपर तक जितनी मर्ज़ी अपीलें कर लें वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो है वो राना वकार साहब से बात करते हैं। आप बताएं इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। क्लाइंट जब भी किसी वकील के पास जाता है तो उसको चाहिए कि जो जो हक़ाइक़ हैं वो तमाम के तमाम बताए जाएं। अगर वो कोई चीज़ छुपा लेता है तो उसका नुकसान वो खुद ही करता है, वकील को तो उसका नुकसान नहीं है, उसी को अपना जो है उसका जो है वो नुकसान होगा। मेरे पास अभी रिसेंटली जो है ना एक केस आया, तो उन्होंने उस केस में मुझे बताया कि मुख्तलिफ हक़ाइक़ थे उस केस में। खालिद को बुलाएं, खालिद। जी जी, वो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस राना साहब, वो असल में कोई बात यहाँ नहीं। पे हमारा जो है ना मजंग रोड पे जो सूरत हाल है, इलेक्शन डे है तो गाड़ियों की पार्किंग का इशू होता हाँ है। वो ट्रैफिक का है तो जो गार्ड आया था, वो कहता है जी गाड़ी गुड़ी आगे पीछे करनी अच्छा है। कोई बात नहीं। अच्छा, वो पार्टी ने मुझे इधर मेरे ऑफिस में बैठ के तमाम चीज़ें मुझे बताई, तो मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कुछ है तो मुझे बता दें, कल कलां केस ख़राब हो गया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं। तो वहाँ पे जाके जब कोर्ट में हमारी बहस स्टार्ट हुई तो जो मुखालिफ वकील थे वो उन्होंने जब तमाम वो डॉक्यूमेंट सामने रखे, जो कि मेरा क्लाइंट जो था वो तमाम चीज़ें उसने छुपाई हुई थी, तो उसमें फिर क्या हुआ, हमारा नुकसान क्या होना था उसमें, तो सिर्फ क्लाइंट का नुकसान हुआ। फिर मुझे उसने क्लाइंट ने बताया हुआ था जी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो फ़लाँ जगह पे हुई है, फ़लाँ टाइम पे हुई है, और मैंने वो केस करना है। तो जब कोर्ट में गए तो पता चला कि इसके साथ तो कोई ज़्यादती नहीं हुई, ये तो खुद वहाँ पे चल के गई है, इसने जाके खुद वहाँ पे खाना भी खाया है, चाय भी पी है, उसके बाद एक जी जी प्लीज़, हाँ जी, ये तो थोड़ा सा और तीसरी जगह से जाके इन्होंने आइसक्रीम भी खाई है, खुद ही फिर गाड़ी में इनको ड्रॉप भी किया गया है। तो ये जितना मौक़िफ़ था वो सारा गलत था। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप पहले दिन मेरे साथ ये बातें सारी कर लेते तो शायद मैं आपको उधर ही जवाब दे देता, तो आपने मुझे भी झूठ बोल के यहाँ तक लेके आए हैं, तो आज नुकसान किसका किया, आपने अपना ही किया है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि जब भी आप किसी वकील के पास जाएं तो आपको A to Z तमाम चीज़ें जो हैं उसको हक़ाइक़ के मुताबिक सच्ची बतानी चाहिए। तो ताहिर भाई, आपने बड़े अहम टॉपिक पे मुझे आज दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया। और इस चैनल के तवस्सुल से मैं दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी तमाम वीडियोस को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको भी जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई सर। एक छोटी सी बात है, इनिशियल स्टेज पे जब लोग आते हैं इस फील्ड में तो वो उनके पास केसेस तो कम होते हैं, ज़ाहिर है कि शुरू में 1 2 4 इसी तरह केसेस होते हैं, लेकिन टाइम होता है वो, अब आपने उस टाइम को किस तरह यूज़ करना है। ये नहीं है कि वो जब केस आए तो उसी वक्त ही आपने स्टडी करनी है, नहीं, आपने उस वक्त उस टाइम को बड़ा यूज़ करना है और प्रोसीजर पढ़ना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये 3 बेसिस जो हैं लगा के इनको स्टडी करनी है, ताकि उस टाइम से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, ताकि कल जब केस आएँ तो वो आपको इस पे ज़्यादा तवज्जो ना देनी पड़े, वो आपकी जो बेस वो बन जाए। ये बड़ा ज़रूरी है सर। बहुत शुक्रिया जी। लें जी, फिर दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी।